तो महापाषाण काल के बाद जो टॉपिक आएगा वो आद्य ऐतिहासिक काल था। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी जाती है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं होते, इसीलिए छत्तीसगढ़ में उसको नहीं पढ़ा जाता। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक है आपका वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में प्राचीन, मध्य और मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक आएगा। और प्राचीन का जो पहला टॉपिक है आपका वो कौन सी है? वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो इस साइड सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होती है और सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म करके एक सभ्यता आती है, मतलब खत्म करके नहीं, उसके खत्म होने के बाद एक सभ्यता आती है। कौन सी? वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता कैसे खत्म हुई उसको लेके अलग अलग थ्योरी है ना? क्या क्या? बाढ़ को प्रमुख रूप से माना जाता है। किसी ने भूकंप कहा, किसी ने सूखा कहा, किसी ने बाढ़ कहा, किसी ने आर्यों का आक्रमण कहा, मैक्स मुलर ने। ठीक है, लेकिन एक थ्योरी मानी जाती है, कौन सी? बाढ़ वाली। उसके बाद सिंधु सभ्यता खत्म हुई, उसके बाद आती है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों बोलते हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है। हाँ, क्योंकि वेदों की रचना हुई थी। वो तो ठीक, वेद पे आधारित थे। कौन बोला? हाँ, वेरी गुड। ठीक है, जैसे कि पाषाण काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरी डिपेंडेंसी आदिमानव किस पे थी? पत्थरों पे, इसलिए पाषाण काल बोले। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया था? क्योंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा, है ना, इसलिए हड़प्पा सभ्यता। कौन सी नदी किनारे थी वो सभ्यता? सिंधु, इसलिए सिंधु सभ्यता। वैसी वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि एक तो रचना हुई और दूसरा इनका जो जीवन यापन जो होता था वो किस पर आधारित था? वेदों पर आधारित था, इसीलिए वैदिक काल कहा गया, वैदिक टाइम पीरियड। कब से कब तक है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, किसका? वैदिक। 1000 बोल दिया क्या? 1500, वेरी सॉरी, 1500। 1000 से 600 आपका उत्तर वैदिक वाला है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसको। तो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। ईसा पूर्व, या फिर उसको बीसी भी लिख सकते हो, बिफोर क्राइस्ट, या एक अभी नई टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। ईसवी को ईसवी कहा जाता है हिंदी में, इधर ईसा पूर्व। एडी और बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब आफ्टर डेथ नहीं है, एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी, जिसका अर्थ है ईसा के जन्म के बाद की जो घटना है। हाँ, और अभी एडी और बीसी आउटडेटेड हो गया है, उसकी जगह आपको अधिकतर सीई और बीसी दिखाई देता है। ईसवी को सीई बोलते हैं, कॉमन एरा, और ईसा पूर्व को बीसी कहा जाता है, बिफोर कॉमन एरा। तो आप अपने सहूलियत से जो लगाना है लगा सकते हो। तो वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक था? 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया? अभी जानकारी है ना। वैदिक सभ्यता जो थी वो किसके द्वारा बसाई गई थी, या वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उनको क्या कहा गया? आर्यंस या आर्य। ठीक है, आर्य कौन थे? श्रेष्ठ थे। ठीक है, श्रेष्ठ तो थे, मध्य एशिया से आए थे, ऐसा बोला गया है। ठीक है, देख डाले हो लग रहा है। ठीक है ना, हिस्ट्री में भी यही चल रहा है, इसको मैं बताया भी था, पहले डिस्कस भी किया है। आर्य जो थे, ऐसा सब इतिहासकारों ने कहा, अधिकतर अंग्रेज इतिहासकारों ने, कि मध्य एशिया से आए थे। किसी ने कहा उत्तरी ध्रुव से आए थे, किसी ने कहा हिमालय से आए थे, किसी ने कहा वो कहीं से नहीं आए थे, वो कौन थे? यहीं के थे, भारतीय लोग ही थे। ठीक है, तो आर्य जो थे, वैदिक सभ्यता को लोगों को क्या कहा गया? आर्य कहा गया। क्या कहा गया? आर्य कहा गया। देखो, और वैदिक सभ्यता को फिर दो भागों में बांटा गया। जैसे पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया था? 4, पूरा, मध्य, उत्तर और नव। वैसी वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन सा? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल का जो एज था वो है 1500 से 1000। टोटल कितना है जी?
1500 से टोटल मतलब पूरा टाइम पीरियड पूछ रहा हूं। 1500 से 600 दो भागों में बांटा गया है वैदिक काल को। पहला कौन सा? ऋग वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक का जो टाइम पीरियड था वो है कब से कब तक? हाँ, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ये वाला डेट लेना ना, ऊपर जो लिखा है, इधर दूसरा लिखा है, कई जगह ये दिया रहता है लेकिन आप इसको मेन वो रखें। 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक का 1000 से 600 ईसा पूर्व। सॉरी, ईसा पूर्व नहीं है, ईसवी, सी बी सी ई। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता को मेनली कितने भागों में बांटा गया? दो, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। टोटल वेदों की संख्या कितनी है? 4। प्रमुख वेद कितने हैं? 4। सबसे पहला वेद कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद के बाद सामवेद, और सामवेद के बाद अथर्ववेद। ठीक है, तो जो पहला वेद है कौन सा? ऋग्वैदिक। तो ऋग्वैदिक काल में जो सभ्यता थी, जब लोग उसके हिसाब से जीवन यापन करते थे, वो ऋग्वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में बाकी 3 आएंगे। कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक बार डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि ये आपके इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है, मैं सीधा छत्तीसगढ़ में आऊंगा। एक बार डिस्कस कर लेते हैं ये वेद में क्या क्या लिखे गए हैं और क्या होते हैं वेद। ठीक है, ऋग्वेद में क्या बताया गया? हिस्ट्री में पढ़ो आप लोग, 10वें मंडल पे वर्ण व्यवस्था बताया गया है। वो तो पूरे आप फैक्ट्स बता रहे हो। मेनली ऋग्वेद में है क्या चीज? एक लाइन में अगर बोला जाए कि ऋग्वेद में क्या बताया गया या वेद में है क्या चीज, तो कैसे बताओगे? क्या? जीवन जीने का जो आधार है कि एक व्यक्ति को कैसे जीवन जीना है, ठीक है, वो हमें किससे पता चलता है? ऋग्वेद के आधार पर पता चलता है। ठीक है, सेकंड, यजुर्वेद में क्या बताया गया? यज्ञ। यज्ञ मतलब यज्ञ हवन, ये वो यजुर्वेद में बताया गया। यानी जो पंडित महाराज लोग करवाते हैं सत्यनारायण की कथा या जो हवन वन, ये यजुर्वेद के आधार पर है। यज्ञ मतलब ये नहीं है भाई आप क्या क्या चीज? हाँ, वो दोनों का उल्लेख है। मैं पूछ रहा हूं उसमें मेनली है क्या? जैसे यज्ञ बताए, यज्ञ मतलब ये नहीं है कि स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, यज्ञ मतलब कर्तव्य है। ठीक है, कर्मों के प्रति आपका क्या दायित्व होना चाहिए वो उस वेद में बताया गया है। ठीक है, यज्ञ मतलब ये नहीं कि आप ओम स्वाहा ओम दिन फट स्वाहा, ये वाला यज्ञ नहीं है वो। यज्ञ मतलब क्या है? कर्म। जैसे आप लोग अभी क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, तो पढ़ना भी क्या है? कर्म है, और यज्ञ कर रहे हो आप। ठीक है, तो उस वेद, और वो जो हवन वाला है कि जो आहुति देते हैं, वो यज्ञ नहीं, वो तो एक छोटा सा पार्ट है उस यज्ञ का। वो धन्यवाद ज्ञापित करते हैं अग्नि देवता के माध्यम से, किसको? आकाश को। ठीक है, वो आप हिस्ट्री में बताए होंगे सर आप लोग को। तो यज्ञ मतलब क्या है? कर्तव्य की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, वो यजुर्वेद में बताया गया। सामवेद में क्या बताया गया है? संगीत। वेरी गुड। ठीक है, जो संगीत के कितने सुर हैं? 7 सुर हैं। कौन कौन से हैं जी? गा के नहीं बोलना है बस। अरे सारे गामा पाधा निशा नहीं है, आखिरी का सा क्यों जोड़ रहे हो? नी तक बस है ना, सा रे ग म प ध नी, बस यहीं तक। तो ये 7 सुरों की जानकारी सामवेद से मिलती है। ये बहुत मैं बेसिक बता रहा हूं ना, बाकी डिटेल आप हिस्ट्री में पढ़े हो इसीलिए। और उसमें क्या बताया गया है अथर्ववेद में? क्या जादू टोना? अथर्ववेद में जादू टोना बताया गया है। ठीक है, अच्छा, क्या बताया गया जी अथर्ववेद में? तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया, जादू टोना, भूत भगाओ, वशीकरण, बंगाली बाबा का जादू,
जादू टोना से आप क्या समझ रहे हो कि अथर्ववेद में जादू टोने के बारे में बताया गया है, तो माइंड में क्या आता है? वो बंगाली बाबा आता होगा कि प्रेत जाल से मुक्ति, किसी को वश में करें, नौकरी पाए, शादी करें, ये वाला, यही सोच रहे हो? ये जादू टोना नहीं है, वो बुक में लिख दिया गया भाई जादू टोना करके। असल में वो मंत्रोच्चारण की बात करता है। जब आप मंदिर में जाते हैं या जब आपके यहाँ कथा होती है या जब आपके यहाँ पूजा होती है तो आप मंत्रोच्चारण करते हैं, तो मंत्रोच्चारण से जो शक्ति उत्पन्न होती है तो उस मंत्रों को उसमें बताया गया है। औषधियों के बारे में बताया गया, मेडिसिन जैसे बात की अभी, तो वो सब चीजों की चर्चा है, ना कि वो भूत भगाओ और ये करो वो करो वाली। ठीक है, वो पॉजिटिव एनर्जी की उसमें चर्चा की गई है। किसमें? अथर्ववेद में। माइंड में ये मत लाना जादू टोना और फलाना ठिकाना वो सब। ठीक है कैसे जी? हाँ ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। तो शुरू का जो ऋग्वेद था, कब से कब तक ऋग्वेद का टाइम पीरियड? 1500 से 1000 और 1000 से 600 तक उत्तर वैदिक काल। ये लिख लिए? ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो जब सिंधु सभ्यता खत्म हुई तो कहां से कहां तक वो फैली थी? ये तो पता ही है, कहां से कहां तक फैली थी। ये भारत का मैप है, ये जम्मू कश्मीर से लेके नीचे महाराष्ट्र तक, और इधर पाकिस्तान से लेके उत्तर प्रदेश तक। पढ़े थे ना, मादा सुवा, मांडा, दाइमाबाद, सुत्का गेंडोर और आलमगीरपुर, चिपरा दही, चिनाब नदी से लेके प्रवरा नदी और दाश्क से हिंडन तक, ये पूरी सभ्यता फैली थी। ये खत्म हुई, उसके बाद आई कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। तो जब वैदिक सभ्यता बसी तो वो भी सिंधु और ये जो सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था, बीच का पंचनद क्षेत्र, पंचनद 5 नदियों वाला, कौन कौन सा? वेरी गुड, रावी, सतलज, चिनाब, ब्यास, झेलम, है ना। तो इस एरिया में ऋग्वैदिक सभ्यता बसी, पंचनद क्षेत्र। नंद नहीं है, नद है ये, पंचनद क्षेत्र, या फिर जो आपका सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था, उस क्षेत्र में ये सभ्यता बसी। छत्तीसगढ़ अपना कहां पे है? ये नीचे है, इधर इस एरिया में। ठीक है, सभ्यता कौन से एरिया में बस रही है? ऊपर वाले क्षेत्र में। इधर बस रही है क्या? नहीं, इसलिए ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। क्लियर है क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सिंधु सभ्यता के आसपास जो 5 नदियां थी, पंचनद क्षेत्र, सप्त सिंधु प्रदेश जो कहा गया, ऊपर वाले क्षेत्र को, उस क्षेत्र में ऋग्वैदिक सभ्यता बसी थी। जैसे आप कोई नई जगह पे जाते हो तो पहले आप घर में ही रहते हो ना, कि शुरू में ही दिन घूमने उमने लग जाओगे, पहले रहोगे वहां उस क्षेत्र में, और उस क्षेत्र में आप स्थापित होगे, स्थापित होने के बाद फिर एक्सप्लोर करोगे चीजों को। तो इस समय क्या था, ये यहाँ पे स्थापित हो रहे थे, वैदिक सभ्यता के लोग यहाँ पे क्या थे? स्थापित हो रहे थे। उनके पास समय नहीं था यहाँ इधर उधर चीजें एक्सप्लोर करने का। उत्तर वैदिक काल तक आते आते वो लोग फिर दक्षिण की ओर जाना चालू किए। ठीक है, और जब दक्षिण की ओर गए तो हमारा छत्तीसगढ़ भी उनको मिला। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का प्रमाण ऋग्वैदिक में नहीं मिलता। कब मिलेगा? उत्तर वैदिक में। तो लिखना क्या है आपको ऋग्वैदिक में? सबसे पहले एक बार फिर से समझा रहा हूं। ठीक है, वैदिक काल को कितने भागों में? ऋग्वैदिक और ऋग्वैदिक काल में जो सभ्यता थी भारत के किस पार्ट में बस रही थी? उत्तर क्षेत्र में, खास करके पंचनद या सप्त सिंधु क्षेत्र में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। छत्तीसगढ़ कहाँ है? इस क्षेत्र में आता है क्या? नहीं आता। कहाँ आता है? दक्षिण की ओर, मध्य क्षेत्र या फिर दक्षिण की बात करें। और आप छत्तीसगढ़ के भूगोल में भी पढ़े और इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़े हो कि छत्तीसगढ़ के बाजू में कौन सा पर्वत है जी? इधर इधर ऊपर में कौन सा है? विंध्याचल है, वेरी गुड। और नीचे कौन सा है? इधर सतपुड़ा। सतपुड़ा का पार्ट इधर मैकल और इधर पूरा रामगढ़ तक, ये तो डिस्कस किए हुए पढ़े। और ये जो क्षेत्र है कौन सा? विंध्याचल और सतपुड़ा, दोनों के बीच से एक नदी बहती है, क्या नाम है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। क्लियर हुआ? एक बार फिर से, ये कौन सा पर्वत है? ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। ये चीज अभी याद रखना ना, अभी ये सबका ऋग्वेद से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी क्या आएगा वो आगे डिस्कस करेंगे। और ये कौन सा पर्वत है? ये सतपुड़ा, ये तो याद रहेगा। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या उल्लेख मिलता है
यहां पे है जम्मू कश्मीर में एक पर्वत मुंज पर्वत, ये समझ में आ गया। जम्मू कश्मीर में एक पर्वत है, कौन सा? मुंज पर्वत। तो मुंज पर्वत से लेकर यहां तक, कहां तक? विंध्याचल पर्वत तक का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, कहां से कहां तक का? जम्मू कश्मीर के मुंज पर्वत से लेकर विंध्याचल पर्वत तक का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन उसके आगे जब आप जाएंगे तो छत्तीसगढ़ वो सब आएगा, वो सबका उल्लेख नहीं मिलता। यहां से यहां तक का उल्लेख बस मिलता है। कौन से काल में? ऋग्वेद काल में। छत्तीसगढ़ का कोई उल्लेख मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो आप यही 2 लाइन लिखेंगे। ठीक है, हेडिंग डालेंगे ऋग्वैदिक काल, टाइम पीरियड लिख लीजिएगा, कब से कब तक? 1500 से 600 की 1500 से 1000? हाँ, 1500 से 1000 ईसा पूर्व या फिर बीसी। पहला पॉइंट आपका यही है क्या, कि ऋग्वैदिक काल में कश्मीर के मुंज पर्वत से लेकर विंध्याचल पर्वत तक का उल्लेख मिलता है। देखो, ऋग्वैदिक काल में और भी बहुत सारे उल्लेख मिले हैं, लेकिन हम लोग किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं? छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ही देखेंगे। बाकी ऋग्वेद का पूरा आप डिटेल इंडियन हिस्ट्री में पढ़ें। ठीक है, उपवेद क्या है, कहां से क्या जानकारी मिली है, कितने मंडल हैं, कितने श्लोक हैं, ठीक है, ये सब। तो कश्मीर के मुंज पर्वत से लेकर विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है। दूसरा पॉइंट, ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का कोई उल्लेख नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, समझ में आया? ठीक, लिख लिए, आगे बढ़ें। एक बार रिपीट कर दो जी ऋग्वैदिक काल को। अथर्ववेद मंत्रोच्चारण कर रही है। ठीक है, धीरे बोलो ना जी, समझ में आएगा वैसे टाइप का। हाँ, वेरी गुड। किसका? ठीक है, चलिए, अब आएगा आपका नेक्स्ट डेट कौन सा? 1000 से 600 ईसा पूर्व तक कौन सा काल आएगा? उत्तर वैदिक काल। अब देखिए, अब ये जहां पे स्थापित होना चाह रहे थे वहां पे स्थापित हो गए। कौन लोग? आर्यन, वेरी गुड, आर्य लोग। ठीक है, आर्य लोग स्थापित हो गए। अब वो क्या करेंगे? अब चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। अब जा रहे हैं कहां? दक्षिण की ओर। कहां जा रहे हैं? दक्षिण की ओर। और जब दक्षिण की ओर जाएंगे तो हमारा प्रदेश दिखेगा, कौन सा? देखो, ये आज के मैप के हिसाब से बना रहा हूं ना, ऐसा छत्तीसगढ़ नहीं था उस समय। छत्तीसगढ़ का ऐसा मैप कब आया? समान रूपी मैप आया था 1905 में, सुंदरलाल जब पढ़े थे ना, 1918 सुंदरलाल शर्मा। उसके पहले 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो थोड़ा समान रूपी मैप आया। हाँ, तो वैसा दिखना कब चालू हुआ था? 1905 से। फिर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना। तो उस मैप के आधार पर बना रहा हूं समझने के लिए। तो मुंज पर्वत से लेके विंध्याचल पर्वत तक का उल्लेख मिल गया था, किसमें? ऋग्वैदिक काल में। फिर से बनाएंगे, ये विंध्याचल, यहां पे, अरे बनना, यहां पे कौन सा? सतपुड़ा। और बीच से कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। अब ये आर्य लोग का आगमन हो रहा है किस ओर? दक्षिण की ओर। और जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रमाण मिलते जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब ये यहां तक का तो खोज लिए थे, कहां तक? विंध्याचल पर्वत खोज लिया था, मतलब उल्लेख मिलता है। अब जाएंगे दक्षिण की ओर तो क्या क्या मिलते जाएगा? तो सबसे पहले विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिला, कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत। अब जब जा रहे हैं फिर कहां? विंध्याचल से नीचे
नर्मदा, तो नर्मदा का उल्लेख मिलता है क्या नाम से? रेवा नदी के नाम से। कौन सी नदी? रेवा नदी। तो क्वेश्चन पूछता है ना कि नर्मदा नदी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? रेवा नदी। ठीक है। कुंवारी नदी किसको बोलते हैं? नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में नहीं बोलते, मध्य प्रदेश और अमरकंटक अगर आप घूमने जाओगे तो आपको स्टोरी तो बताया भी था पहले। हाँ, कुंवारी नदी, सोन से विवाह होने वाला। ठीक है, तो आप रेवा नदी याद रखिए, कुंवारी नदी याद मत रखना। ठीक है, लेकिन जो याद नहीं रखना बोलता हूं वही ज्यादा याद रहता है, होता है ना ऐसे। अब फिर दक्षिण की ओर गए, फिर एक्सप्लोर किए चीज को, तो इनको दोनों ओर क्या दिखाई दिया? इधर क्या है जी? समुद्र है। इधर आपका, और इधर कौन हिंद महासागर बोला? आप ही बोलेंगे। ठीक है, तो तीन चीजों का उल्लेख मिलता है जब वो जाते हैं किस ओर? दक्षिण की ओर। पहला कौन सा? विंध्याचल पर्वत। दूसरा, फिर गए दक्षिण, क्या मिली? कौन सी नदी? नर्मदा नदी, जिसे रेवा नदी के नाम से कहा गया। और तीसरा, पूर्व और पश्चिम में समुद्र का उल्लेख। पूर्व और पश्चिम में समुद्र का उल्लेख। तो ये सब चीजों के बारे में पता चला है, तो कोई ना कोई बुक तो होगी जिसमें से लिखा होगा ये, तो वो बुक का नाम, वो ग्रंथ का नाम आपको याद रखना है। चीजें क्या क्या मिली, जानकारी समझ में आया? जैसे ऋग्वेद में मुंज से लेके विंध्याचल तक का उल्लेख। ठीक है, वैसे इनकी जानकारी कौन कौन सी किताब में मिलती है, तो उन ग्रंथों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे विंध्याचल पर्वत का उल्लेख किसमें मिलता है? कौशिकी उपनिषद। कौन सा उपनिषद? कौशिकी। उपनिषद, कौशिकी उपनिषद। रेवा नदी का नाम यानी नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी का नाम रेवा नदी के रूप में किसमें मिलता है पूछता है, तो वैदिक साहित्य में। वैदिक साहित्य। और पूर्व और पश्चिम में, भारत के पूर्व और पश्चिम में समुद्र है, ऐसा उल्लेख किसमें मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, अच्छा लिख ही रहे हो। सबसे पहला कौन सा पर्वत, कौन सी नदी? नर्मदा, जिसको क्या बोला गया? रेवा। और दोनों ओर क्या? समुद्र। तो ये तो याद रहेगा, साथ में ये याद रखना है, विंध्याचल पर्वत का उल्लेख कौन से उपनिषद में? कौशिकी उपनिषद में। रेवा नदी का नाम नर्मदा नदी, मतलब वैदिक साहित्य। पूर्व पश्चिम में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब मेरा क्वेश्चन है, ये तो याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तीन, ये उपनिषद क्या है, ये वैदिक साहित्य क्या है, और ब्राह्मण ग्रंथ। खास करके वैदिक साहित्य मतलब वेदों के समय जो साहित्य लिखे गए वो वैदिक साहित्य। उपनिषद और ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? कुंजी। कुंजी मतलब क्या? गाइड? वेदों को सरल 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 सरल, सब सरल ही बता रहे हैं, आप भी वही बोल रहे हैं। ठीक है, देखो वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति। श्रुति मतलब, हाँ ठीक है, पहले के लोग क्या थे, है ना, वेद कहीं लिखे नहीं गए, वेद को बोला जाता था। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप क्या बना रहे हो? नोट्स बना रहे हो, लेकिन उस समय नोट्स नहीं होते थे। वो लोग क्या करते थे? उसको सुन के याद कर लेते थे। जैसे गुरु से शिष्य उन वेदों को सुने, वेद सुनने के बाद किए, वेदों को आत्मसात किए, याद किए, और जब वो लोग गुरु बने तो फिर अपने शिष्यों को बताए, फिर वो शिष्य गुरु बने तो अपने शिष्यों को बनाए। ये चैनल चलता गया, जिसको गुरु शिष्य परंपरा कहा गया। क्या कहा गया? गुरु शिष्य परंपरा। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, लोगों की जो स्मरण शक्ति थी, आसान वे में समझाने के लिए बता रहा हूं, जो स्मरण शक्ति थी वो कम होती गई।
वेद लोगों को कम समझ में आने लगे। जैसे आप लोग बुक पढ़ते थे 11th 12th में या फिर कॉलेज भी पढ़े हो, ठीक है, तो उसकी होती थी ना क्या, हाँ गाइड, अजय माला, विजय माला, अच्छा विमल तो दूसरा है क्या, सूर्या, ठीक है, युग बोध, नवबोध, प्रबोध, ये सब जो गाइड होती थी, कुंजी होती थी। तो वैसी वेदों की कुंजी यानी वेदों की सरल व्याख्या किसमें की गई, ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के बाद क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों की सरल व्याख्या उसमें की गई, किसमें, ब्राह्मण ग्रंथ में। अब लोगों को ब्राह्मण ग्रंथ भी समझ नहीं आया, ठीक है, वो भी भारी भारी जाने लगा, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ के बाद क्या है, अरण्यक। क्या है, अरण्यक। बोले तुमको समझ नहीं आ रहा है, सीधा कहां चलो, जंगल। और जंगल में फिर सुनो ये चीज, शांत माहौल है, आसानी से समझ में आएगा। लेकिन वहां पे भी लोगों को अरण्यक भी समझ नहीं आए। अरण्यक समझ नहीं आया तो फिर क्या है, उपनिषद आया। वेरी गुड। उपनिषद का अर्थ पूछा था, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, हाँ वेरी गुड, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। जैसे आप बैठे हैं गुरु के समीप, ठीक है, गुरु भले खड़ा है लेकिन आप लोग बैठे हैं, तो गुरु के समीप बैठकर क्या करना, ज्ञान प्राप्त करना, उपनिषद। वेद समझ नहीं आया, उनकी कुंजियां ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ भी लोगों को समझ नहीं आया तो क्या आया, अरण्यक। अरण्यक भी समझ नहीं आया तो क्या आया, उपनिषद। उपनिषद भी समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया, उपनिषद भी समझ नहीं आया तो सूत्र साहित्य। कौन सा साहित्य, सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य भी नहीं आया तो क्या आया, स्मृति साहित्य। कैसे कुछ नहीं आएगा, स्मृति साहित्य, ठीक है। समझाने के लिए गुरुओं ने बड़े बड़े सब लिखे हैं भाई, बहुत काम किया है, लेकिन फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रहा था। सूत्र साहित्य के बाद स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य के बाद क्या आया, वो भी नहीं आया समझ में, तो वेदांग। क्या है, वेदांग। वेदों के 6 अंग बताए गए, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 6 अंग बताए गए। जैसे शिक्षा को वेदों को क्या कहा गया है, नाक कहा गया है, ठीक है। कल्प को हाथ कहा गया है, ज्योतिष को आंख कही गई है, वैसे 6 अंग बताया गया है। बिना शिक्षा के सोसाइटी समाज में रह पाओगे क्या, नाक कट जाएगी। तो शिक्षा को क्या कहा गया, वेदों का नाक कहा गया है, ठीक है। वेदांग भी समझ नहीं आया, जैसे आप लोग को अभी समझ नहीं आ रहा होगा क्या क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो वेदांग भी समझ नहीं आए तो क्या आया, पुराण। वेरी गुड, क्या आया, पुराण। तो पुराण में वेदों की सरल व्याख्या की गई और साथ ही उस समय जो तत्कालीन राजा थे उनका इतिहास भी उसमें लिखा गया। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, वायु पुराण में कौन से वंशावली मिलती है, कौन से राजाओं की, गुप्त, ठीक है। मत्स्य पुराण में 7 वाहन, पढ़े हो कि नहीं पुराण उराण एक आध, हाँ जो सर पढ़ाए होंगे वैसे ही पढ़े हो ना, हाँ। और गरुड़ पुराण भी देखे होंगे, अपरिचित मूवी है ना, कुंभी पाकम, कृमि भोजनम, है ना, इसके अनुसार सजा मिलेगी वाला। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पुराण में वेदों की सरल व्याख्या के साथ साथ और क्या किया गया, वहां का इतिहास बताया गया। अब पुराण भी समझ नहीं आए तो और आसान से समझने के लिए कथा कहानी के माध्यम से, हाँ वो आया क्या, पंचतंत्र और हितोपदेश। क्या आया, पंचतंत्र। जो जानवर थे उनको कथा कहानियों के माध्यम से सीख दी गई। और पंचतंत्र भी समझ नहीं आया तो आखिरी दिन फिर आखिरी क्या आया, जो भगवत गीता पढ़ते हैं, है ना, उसमें भी वेदों की ही व्याख्या की गई है। किसमें, गीता में। और गीता भी हम लोग नहीं पढ़े, बहुत अलाल है हम लोग। आखिरी दिन चले गए कहां, हवन, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताए, यज्ञ। आखिरी क्या करने के लिए, स्वाहा करने के लिए, स्वाहा। और एक स्वाहा में हम लोग को लगता है कि हम लोग संसार का जितना भी ज्ञान है वो हमको स्वाहा में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो स्वाहा या वो वाला यज्ञ करने से आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। वो जितने भी वेद पुराण ये सब जिसके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं और जो हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो, वो सबको आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उपनिषद कौन सा, कौशिकी। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा, शतपथ। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किसका उल्लेख है, समुद्र का। समुद्र भी कहां पे, पूर्व और पश्चिम के समुद्र का। कौशिकी उपनिषद में कौन सा, विंध्याचल पर्वत का उल्लेख है। और वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा गया है। इतना याद हुआ, लिख लिए, नहीं लिखे, हाँ अच्छा, आप तो हाँ का मुंडी ऐसे ही लाते हो ना, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग का जो वैदिक साहित्य है ये वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। बस इतना ही था इसमें।
ठीक है, कि वैदिक साहित्य को टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1500 से 600। पूरा वैदिक साहित्य का पूछ रहा हूं, 1500 से 600। कितने भागों में बांटा गया वैदिक साहित्य को? 2 भाग। पहला ऋग्वेद, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ऋग वैदिक काल में क्या जानकारी मिलती है छत्तीसगढ़ की? कोई जानकारी नहीं मिलती। कहां तक जानकारी मिलती है? कश्मीर के मुंज पर्वत से विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिल जाता है, और नीचे नहीं गए वरना मिल जाता। ठीक है, फिर उत्तर वैदिक काल में क्या किया? एक्सप्लोर करना चालू किए चीजों को, दक्षिण की ओर गए वैदिक वैदिक काल के निवासी जी। जब दक्षिण की ओर गए तो दक्षिण की ओर 3 प्रमाण याद रखना है। कौन कौन सा? विंध्याचल पर्वत किसमें? कौशिकी उपनिषद। ठीक है, नर्मदा नदी को रेवा नदी। कौन सा साहित्य? वैदिक साहित्य। और तीसरा पश्चिम और पूर्व दिशा में। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट में ओशन यानी समुद्र का उल्लेख मिलता है। ये 3 याद रखना। कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। याद रहेगा? ठीक है, तो ये आप लोग का वैदिक काल वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद जो टॉपिक रहेगा हम लोग का वो कौन सा रहेगा? रामायण काल। कौन सा काल? रामायण। फिर रामायण, महाभारत, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य, सातवाहन, ये सब चालू होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अभी तक जो टॉपिक पढ़े थे प्राग ऐतिहासिक काल से लेके वैदिक साहित्य तक का, इसमें कोई डाउट? हाँ, आप पीछे से हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक वो वैदिक साहित्य जो डिटेल्ड वाला वर्णन जो है ना, वो आपका इसमें मिलेगा उत्तर वैदिक। पर्टिकुलर बता भी रहा कहां से, कहां से? कौशिकी उपनिषद। ठीक है, और आप कहना चाह रहे हैं आंसर किसको लेना है? तो वैदिक साहित्य। ठीक है, ओ सॉरी, कौशिकी उपनिषद, उत्तर वैदिक काल। और कोई डाउट? उधर चौहान जी नहीं हो गया? तो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। धन्यवाद। दिखाओ नोट्स।